वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं ए.के. कश्यप। एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 का साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। अगर बात करें तो ये आप लगभग 25 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जो आपके साइंस के प्रैक्टिस सेट से रिलेटेड है, तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। और ये आपके 100% यानी 100% ये आपके एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक यानी उसके सिलेबस के आधार पर ही ये ऑब्जेक्टिव तैयार किया गया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे, सिनकोना का छाल से इनमें से कौन सी बीमारी का दवा बनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैंसर, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी चेचक। ऑप्शन बी मलेरिया। मलेरिया मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है और इसका जो दवा जो बनाया जाता है यह सिनकोना के छाल से। बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोनाल्ड रॉस को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? रोनाल्ड रॉस को नोबेल पुरस्कार वर्ष 1902 में, 1903 में, 1904 या 1905 में। रोनाल्ड रॉस यह एक ब्रिटिश थे और इनका जो ज़्यादातर अधिकांशतः समय जो बीता था, अभी जो उत्तराखंड है यानी जो पहले उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता था, ये उन इलाकों में इनका अधिकांश समय बीता था। और ये 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था और 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये मलेरिया से संबंधित ही रिसर्च इन्होंने किया था। चलिए आगे देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक नमकीन पानी का झील कहाँ है? नमकीन पानी का झील विश्व में सर्वाधिक जो नमकीन पानी का जो विश्व में सर्वाधिक यानी जो कह सकते हैं उस झील का नाम है मृत झील, डेड लेक के नाम से उसे जानते हैं। मृत झील, डेड सी के नाम से इसे जानते हैं। विश्व में सर्वाधिक नमकीन पानी का झील जो है वह मृत झील है। इसकी खारापन लगभग 300% है और किसी पानी के सॉल्टी होने का प्रमाण आप इसमें इतना देख सकते हैं कि अगर नींबू को अगर इसमें डाला जाए तो अभी तैरने लगेगा और जितना सॉल्टी होगा उतना ही ऊपर तैरने की कैपेसिटी जो होगा वो बढ़ते चला जाएगा। तो मृत झील, मृत सागर झील जो है ये दुनिया का सबसे खारे पानी का झील है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग किस शहर में अवस्थित है? तो ये ऑप्शन ए है गंगटोक, बी है उत्तरकाशी, सी है शिमला, डी है दार्जिलिंग। इसका आंसर होगा बी उत्तरकाशी। ये उत्तराखंड में है उत्तरकाशी, यहीं पे आपका नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग शहर अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक इनमें से कौन सी महिला है? कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, कैथरीन पेट्रोसिया, जूली पयाते। देखिए अभी अंतरिक्ष में लंबे समय तक का जो रिकॉर्ड अभी जिनके नाम है उनका नाम है सुनीता विलियम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, माइकल कॉलिंस, बज एल्ड्रिन। इसमें देखिए चांद पे जाने वाले जो पहले कदम रखने वाले व्यक्ति थे उनका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। इनके साथ माइकल कॉलिंस और बज एल्ड्रिन भी गए थे। लेकिन ये जो चांद पर सबसे पहला व्यक्ति उनका नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। देखिए ये चांद पर जाने वाला क्वेश्चन हमेशा पूछता है। 1969 में कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया था और उस मिशन का नाम था अपोलो 11 मिशन। ध्यान रखिएगा, उस मिशन का नाम था अपोलो मिशन, अपोलो 11 मिशन। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? यहाँ पे क्लियर हो गया कि चांद पर जाने वाला प्रथम कदम रखने वाला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ऊंचाई पर चढ़ने पर निम्नलिखित में से किस गैस की मात्रा कम होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होने से शरीर में ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ते चला जाता है। इसी कारण ऊंचाई पे चढ़ने पर नाक या मुंह से ब्लड देने की संभावना रहते हैं। टेक्सा वर्ग निम्नलिखित में से कौन से जीव शामिल होते हैं? टेक्सा वर्ग में देखिए गेहूं का पौधा, मैमल, स्तनधारी जंतु, इनमें से सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। टेक्सा वर्ग में ये सभी आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जीव के वैज्ञानिक नाम देने का सार्वजनिक मान नियम को किसने पालन किया था? जैसे आप देखते होंगे जिसे आम बोलचाल में जिसे हम लोग बाघ कहते हैं, चीता कहते हैं या बिल्ली कहते हैं, तो उसका एक साइंटिफिक नेम भी रखा गया है। तो वो साइंटिफिक नेम का मान्य नियम किसने दिया था? एरिस्टोटल, अरस्तु, लिनियस, आइंस्टाइन, अनरोस्ट मेयर।
ऑप्शन हो जाएगा लीनियस। ध्यान रखिएगा, वैज्ञानिक नाम का प्रतिपादन किया था लीनियस ने। इनमें से कौन एक पैंथेरा कुल का नहीं है? देखिए यहाँ पे इस ग्राफ को पहले कर लीजिए। देखिए वर्गीकी संवर्ग का बहुत महत्वपूर्ण बायोलॉजी में होता है। वर्गीकी संवर्ग में जो सबसे ऊपर होता है ये जगत होता है, यानी ये पूरा किंगडम कहलाता है, ठीक है। सबसे नीचे जो होता है वो जाति होता है, स्पीसीज होता है। जाति से ऊपर वंश होता है, वंश से ऊपर कुल होता है, कुल से ऊपर गण होता है, गण के ऊपर वर्ग होता है, और वर्ग के ऊपर संघ होता है, संघ के ऊपर जगत होता है। ये हमेशा इस ग्राफ से क्वेश्चन पूछता है। इनमें से कौन पैंथेरा कुल का नहीं है? तो बिल्ली जो है वो पैंथेरा कुल का नहीं है। शेर, बाघ और चीता जो है वो पैंथेरा कुल का है। देखिए इस पिक्चर को जरा देख लीजिए, यहाँ पे आपको वैज्ञानिक नाम और उसके जो कुछ संबंधित वंश, कुल, गण और वर्ग संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पे आम के बारे में देखिए। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। ये मेंजिफेरा वंश का है, और ये जो संघ है वह एंजियोस्पर्मी है, ठीक है। अब घरेलू मक्खी, ठीक है, घरेलू मक्खी जो आप देख रहे हैं ये मस्का डोमेस्टिका जैविक नाम है इसका, वंश है मस्का। और यहाँ जो देखिए ये ऑर्थोपोडा है, घरेलू मक्खी जो आप देखते हैं वो ऑर्थोपोडा संघ का भाग है। मानव, यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। मानव जैविक नाम है होमोसेपियंस, वंश है होमो, कुल है होमोनिडी, गण है प्राइमेट, वर्ग है मेमेलिया और संघ है कॉर्डेटा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस संघ का मानव है, तो कॉर्डेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से मानव निर्मित पारितंत्र की पहचान करिए। इकोलॉजी को पहचानना है, वह भी इकोलॉजी जो है वो आर्टिफिशियल इकोलॉजी है। ऑप्शन के आधार पर अगर चर्चा करेंगे तो बगीचा एवं खेत, मृदा यानी मिट्टी, घास एवं वृक्ष, कीट एवं पक्षी। तो ये जो आप बगीचा एवं खेत देख रहे हैं ये मानव निर्मित क्या है? पारितंत्र है, इकोलॉजी है, ठीक है। बगीचा एवं खेत, पारितंत्र के निर्माण के कारक के बीच में एक अन्योन्य क्रिया होती है, ठीक है। तो इस क्रिया को किस रूप में आप जानते हैं? तो देखिए पारितंत्र के निर्माण में जो क्रिया होती है वह फिजिकल कारक होता है, भौतिक कारक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक कारक। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिए कि इनमें से कौन उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी यानी पैरासाइटिक, इनमें से सभी। देखिए जो उपभोक्ता की श्रेणी में मूलतः 4 लोग आते हैं। उपभोक्ता की संख्या कितने हैं? 4 है। और यहाँ जो देख रहे हैं आप शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी या परजीवी, ये सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि इनमें से सूक्ष्म जीव जो अपमार्जक किसे कहते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, कवक वायरस, बैक्टीरिया, लाइकेन और कवक। देखिए जो मृतोपजीवी होता है, जो डेड बॉडी होता है, उसे जो आप देखेंगे कि कंपोजर का काम, ठीक है, कंपोजर का काम कौन करता है? कंपोजर का काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन करेगा कंपोजर का काम? वायरस, बैक्टीरिया, कवक वायरस, बैक्टीरिया या लाइकेन। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायरस और बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पे देखिए कवक और बैक्टीरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। कवक और बैक्टीरिया क्या करता है? उस मृतोपजीवी को मिट्टी में मिला देता है और उसी को हम लोग बोलते हैं अपमार्जक। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक भोजन का लगभग कितना प्रतिशत जैव मात्रा प्रतिशत में बदल पाता है? यानी जब एक पोषी स्तर से, देखिए यहाँ पे आप देखिए पोषी स्तर उत्पादक होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो जब पोषी स्तर एक भोजन को करता है तो उस भोजन की कितने मात्रा जो है वह जैव मात्रा में बदल पाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 15%, बी है 10%, सी है 12%, डी है 25%, ऑप्शन नंबर बी 10%। एक नोट है, जरा इसको देख लीजिएगा। स्थलीय पारितंत्र में देखिए जो हमारा स्थलीय पारितंत्र है उसमें हरे पौधे के पत्तियों के द्वारा प्राप्त होने वाला ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो इस डेटा को जरा समझ लीजिएगा। अगर जैव मात्रा पूछेगा कि भोजन का लगभग कितना जैव मात्रा बदल पाता है तो 10%, और हरे पत्तियों से मिलने वाली ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत बदल पाता है तो 1%। ध्यान रखिएगा, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके साइंस के रिलेटेड आपके इन्वायरमेंट से है। दिए गए कथन में एक गलत कथन को चुने। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय दिशा में होता है, यानी बहुत सारे दिशा में आहार श्रृंखला का प्रवाह होता है। देखिएगा यहाँ पे आहार श्रृंखला का प्रवाह कह रहा है कि बहुत सारे दिशा में होता है,
आहार श्रृंखला का प्रभाव बहुत सारे दिशा में होता है। स्वपोषी जीव द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होता है। सी कहता है कि आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादक स्तर पर होता है और सबसे कम ऊर्जा चौथे पोषी स्तर तक पहुंचता है। देखिए इसमें जो गलत कथन है वह ए नंबर, आहार श्रृंखला का प्रभाव बहुदिशीय नहीं बल्कि एक दिशीय होता है। आहार श्रृंखला का प्रभाव बहुदिशीय नहीं बल्कि एक दिशीय होता है, एक दिशा में होता है। देखिए यहाँ पे जो सौर ऊर्जा का परिवर्तन स्वपोषी जीव द्वारा जो ग्रहण किया जाता है वह पूर्ण सौर ऊर्जा में वो परिवर्तित नहीं हो पाता है। और आहार श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या उत्पादक स्तर पर, तो अभी जो हम लोगों ने पिक्चर जो किया था तो यहाँ पे सबसे पहले उत्पादक स्तर है, उसके बाद यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो सर्वाधिक संख्या कहाँ है? उत्पादक स्तर पर है। सबसे कम ऊर्जा चौथे पोषी स्तर तक पहुंचता है क्योंकि चौथे पोषी स्तर तक पहुंचने में ऊर्जा का क्षय हो जाता है। 17 नंबर, वायुमंडल में किस स्तर पर पराबैंगनी किरण को प्रभाव से ऑक्सीजन से ओजोन बनता है? ओजोन, देखिए ओजोन एक क्या है? एक गैस है और इस गैस का एक लेयर है। लेयर कहाँ पे है? तो मध्य मंडल में। लेयर कहाँ है? मध्य मंडल। और ये मध्य मंडल कहाँ है? तो ये मध्य मंडल समताप मंडल में है। कहाँ पे? समताप मंडल में। इसका जो सूत्र है वह O3 है। ओजोन का सूत्र O3 है। अब कहता है कि वायुमंडल में किस स्तर पर पराबैंगनी किरण के प्रभाव से ऑक्सीजन से ओजोन बनती है? उच्चतर स्तर पर, निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर या उच्च स्तर पर? तो उच्चतर स्तर पर। उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन से क्या बन जाता है? वायुमंडल में ओजोन बन जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को जरा देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन स्तर को सीमित रखने के लिए किस वर्ष तय किया गया था? तो 1986 में क्लोरोफ्लोरोकार्बन को लेकर जो बातें हुए थे वह 1987 में तय किया गया कि 1986 के मसौदे को ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन में बनाया जाएगा। 19 नंबर देखिए, जैव निम्नीकरण क्या है? जैव निम्नीकरण क्या है? वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम के द्वारा कंपोज हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। वह पदार्थ जो जैविक और अजैविक प्रक्रम द्वारा अपघट्ट होते हैं। वह पदार्थ जो जैविक अजैविक प्रक्रम द्वारा अपघट्ट हो जाते हैं। वह पदार्थ जो अजैविक प्रक्रम द्वारा अपघट्ट नहीं हो जाते हैं। जैव निम्नीकरण कहते हैं कि वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघट्ट हो जाते हैं। तो जैविक प्रक्रम के द्वारा अपघट्ट अभी हम लोगों ने देखा था, जिसका अपघट्ट करने में बैक्टीरिया और कवक का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तन कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन सा परिवर्तन है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है या भौगोलिक परिवर्तन है या भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है? तो यह जो आप देखते हैं यह क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। पौधों के द्वारा सूर्य के प्रकाश को प्रकाश संश्लेषण में बदलना यह एक फिजिकल चेंजिंग है। लिटमस, लिटमस ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके बायोलॉजी से, बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है। ये लिटमस बिलियन बैगनी रंग का रंजक होता है। लिटमस बिलियन किस रंग का होता है? बैगनी रंग का एक रंजक होता है जो लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। यह लाइकेन का पौधा किस समूह में आता है? तो ब्रायोफाइटा समूह में आता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा समूह में ये लाइकेन का पौधा आता है और इसी से बैगनी रंग का रंजक निकाला जाता है। निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र का मिलान गलत है? ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और बी है नाइट्रिक अम्ल HNO3 और उसके बाद है एसिटिक एसिड CH3COOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये जो आप देख रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का ये मिलान जो है वह गलत है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा पीएच मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पीएच मान कहाँ से होता है? 0 से लेकर 14 तक जो देखते हैं रेंज वह पीएच मान कहलाता है। और 0 से 14 के बीच में जो 7 जो देखते हैं ये उदासीन होता है, न्यूट्रल बोलते हैं इसे, उदासीन होता है। और यहाँ देखिए 0 से लेकर 6.99 तक क्या होता है? एसिडिक होता है, यानी एसिड होता है। 7 न्यूट्रल हो जाता है और 7 से जब ऊपर चलते हैं 14 तक तो ये बेस हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना अधिक होगा पीएच मान उतना ही कम होगा। ठीक है, उतना ही पीएच मान क्या होगा? कम होगा। 24 नंबर क्वेश्चन जो बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे हैं, मनुष्य के शरीर का पीएच मान जो होता है वह एसिडिक है कि बेस है? तो देखिए मनुष्य का पीएच मान जो है वो बेस होता है, लेकिन ये बिल्कुल शुरुआती बेस है।
क्या ये 7 से लेकर 7.8 के रेंज के बीच कार्य करता है? अब देखिए वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम होने पर ये अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा में जब आप बात करेंगे तो एसिडिक रेन में, तो एसिडिक रेन जो आप देखते हैं ये क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और ठीक है, और इसमें नाइट्रस के ऑक्साइड होते हैं। तो ये दोनों जो आप देख रहे हैं ये सही कथन है, ये दोनों सही कथन है। अब इसके बाद तीसरा कथन कहता है कि अम्लीय वर्षा यानी 5.6 से कम होने वाला अम्लीय वर्षा अगर नदी के जल में यदि नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, तो यदि नदी में प्रवाहित होता है अगर ये एसिडिक रेन, तो नदी का भी पीएच मान कम हो जाता है, यानी नदी का पीएच मान 5.6 से ऊपर रहता है। लेकिन जब एसिडिक रेन इसमें जाएगा तो नदी का भी पीएच मान कम जाएगा। इसका सभी आंसर क्या है, सही है। 25 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान अभी हम लोग कितना देखे थे, 7 यहाँ देखे थे हम लोग 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में, ठीक है। तो रक्त का पीएच मान जो होता है वह कितना होता है, 7.4 होता है, 7.4 होता है। ये आपके 25 साइंस का क्वेश्चन था जो आपका बिल्कुल एनसीईआरटी आधारित था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसमें सभी को शामिल किया गया। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव आपको और मिलते रहेंगे। अगर न्यू व्यूअर है, अभी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।